Hello everyone, welcome back to Neat Learning channel and today we will discuss about 50 most important question जो कि जैसे हम सीक्वेंस से हम डिस्कस करेंगे। इसमें क्या होगा कि आपको जो एनसीईआरटी होगी 11th की और या फिर 12th की, तो उसको हम जब भी उसमें यूनिट है उस तरीके से हम उसे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो जो 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो आपके यूनिट में जितने चैप्टर होंगे उस तरीके से उसे मेंशन कर रखा होगा, ठीक है। तो पहला हम जो 12th की एनसीईआरटी हम स्टार्ट करने वाले हैं उसमें क्या है, पहली यूनिट रिप्रोडक्शन, ठीक है। रिप्रोडक्शन में आपके 4 चैप्टर है, तो उन 4 चैप्टर से मिलाकर जो भी क्वेश्चन आप मिले होंगे, ठीक है, तो उनको हम पूरे 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म की, ठीक है, कि इसमें जो क्वेश्चन होंगे उसको डिस्कस कर लेते हैं पहले, ठीक है। आफ्टर कल्चरिंग द एंथर ऑफ अ प्लांट, a few diploid plants were found along with the haploid plants that diploid plants could have arisen from। तो इसमें बोला गया है कि जब कल्चरिंग हो जाती है प्लांट्स में एंथर की जब कल्चर हो जाता है, मतलब वो ग्रो हो जाता है, ठीक है, तो उसमें जो डिप्लॉइड पार्ट होता है वो किस तरीके से हैप्लॉइड पार्ट को ग्रो करता है, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो जो एंथर का वॉल होता है उसी से ही तो आपका वो एंथर जनरेट होता है, ठीक है। एंथर के वॉल से ही आपका क्या होता है, पोलिन ग्रेन्स बनते हैं, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, सेल्स ऑफ एंथर वॉल, ना कि जनरेटिव सेल ऑफ पोलेंस, ठीक है, ना ही वेजिटेटिव सेल ऑफ पोलेंस, ठीक है, और ना ही एक्साइन ऑफ पोलिन, ठीक है, पोलिन वॉल। तो पोलिन वॉल एक्साइन की बात करें तो पोलिन की जब बात करते हैं तब उसमें क्या होता है, जब पोलिन ग्रेन्स की बात करते हैं तो उसमें हमें एक्साइन मिलता है, ठीक है। लेकिन हमें पूछा गया है कि जो डिप्लॉइड पार्ट्स होता है उससे आपका हैप्लॉइड का फॉर्मेशन किस तरीके से होता है, कौन से पार्ट से होता है। तो जो एंथर में वॉल प्रेजेंट होती हैं उनके थ्रू आपका ये हैप्लॉइड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो सेल ऑफ एंथर वॉल इज आंसर, इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म कैन लाइव ओनली फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म रिप्रेजेंट इट्स। तो मैंने बताया था कि जब नेचुरल बर्थ से लेकर नेचुरल डेथ के बीच का जो टाइमिंग होती है उसको क्या बोलते हैं, लाइफ स्पैन बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, लाइफ स्पैन। तो डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, वट एवर बी द लाइफ स्पैन डेथ ऑफ एवरी इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म is a certainty, it means no individual is immortal except ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि इमोर्टल है, ठीक है, ओके। मतलब कि इमोर्टल है, वो कभी भी नहीं मरेंगे। एक्सेप्शन की बात करें तो जैसे अमीबा हो गया एंड पैरामीशियम हो गया, ये क्या है, सिंगल सेल है, ठीक है, ओके। एंड सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म जितने हो गए, तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा, बोथ बी एंड सी, क्योंकि अमीबा भी क्या है, सिंगल सेल है, ठीक है, और सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म भी दे रखा है, तो इस तरीके से हमारा बोथ बी एंड सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, इन द लाइफ स्पैन ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म देयर इज अ साइकिल ऑफ। तो अगर हम लाइफ स्पैन के पूरे साइकिल की बात करें तो वो कैसे होता है, पहला क्या होता है, बर्थ, ठीक है, बर्थ के आफ्टर क्या होता है, ग्रोथ, एंड देन आफ्टर डेथ। इस तरीके से पूरा साइकिल चलती रहती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, लाइफ स्पैन बोलते हैं, ठीक है, ओके। ये साइकिल कंप्लीट हो गई तब लाइफ स्पैन कंप्लीट होगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, there is a large diversity in the biological world, and each organism has evolved its own mechanism to multiply and produce offspring. The method of reproduction depends upon। तो ये इसमें बोला गया है कि किस तरीके से मतलब न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन कर सकते हैं और उसके न्यू ऑर्गेनिज्म के फॉर्मेशन में कौन कौन सी चीजों का यूज होना चाहिए, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें होनी चाहिए जिसके कारण न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हो सके। तो कौन कौन सा है, पहला क्या है, हैबिटेट ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है, हैबिटेट ऑर्गेनिज्म का सही होना चाहिए। नेक्स्ट, इंटरनल फिजियोलॉजी ऑफ ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म में जो इंटरनल प्रॉब्लम होती है वो नहीं होनी चाहिए, ठीक है, ओके। तो इंटरनल फिजियोलॉजी ऑर्गेनिज्म में सही होनी चाहिए एंड हैबिटेट ऑफ ऑर्गेनिज्म भी क्लियर होना चाहिए। तो आंसर क्या हो जाएगा, बोथ ए एंड बी, ओके। क्या हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। विल पावर इज नॉट मैटर, ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, 6 इन पोटैटो, सुगर केन, बनाना, जिंजर एंड डहेलिया प्लांटलेट्स इनवेरिएबली अराइज फ्रॉम। तो पोटैटो हो गए एंड सुगर केन, बनाना, ये सब किससे अराइज होते हैं, बर्ड से, ठीक है।
किससे अराइज होते हैं? बर्ड में जो नोट्स प्रेजेंट होती है उनसे आपका अराइज होते हैं, ठीक है। ये सब क्या है? स्टेम है, ठीक है। तो स्टेम किससे अराइज होती है? नोट से। तो आंसर क्या हो जाएगा? द नोट्स प्रेजेंट इन द मॉडिफाइड स्टेम। ओके, फिर उसके बाद सेकंड क्या लिखा हुआ? रूट। तो रूट तो नहीं हो सकता। फिर उसके बाद लिखा हुआ है इंटरनोड, तो इंटरनोड भी नहीं हो सकता। नेक्स्ट मार्जिन ऑफ लीफ भी नहीं हो सकता। तो इस तरीके से हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए, ठीक है। नेक्स्ट, विच इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन इन एंजियोस्पर्म। तो जूस्पोर ऑफ क्लेमाइडोमोनास जो है वो क्या एग्जाम्पल नहीं है, ठीक है। ओके, क्योंकि वेजिटेटिव की बात कर रहा है ये, और ये जो जूस्पोर क्लेमाइडोमोनास है वो क्या होता है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। क्या होता है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। लेकिन यहाँ पर हमें वेजिटेटिव की बात कर रहे हैं, तो आइज ऑफ पोटैटो इज अ वेजिटेटिव एंड राइजोम ऑफ जिंजर एंड बल्बिल ऑफ अगेव इज एग्जांपल ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, ना कि जूस्पोर ऑफ क्लेमाइडोमोनास, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द टर्म क्लोन कैन नॉट बी अप्लाइड टू ऑफस्प्रिंग फॉर्म्ड बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बिकॉज। क्लोन की बात करी थी जब मैंने इस चैप्टर को पढ़ाया था। तो ऑफस्प्रिंग डू नॉट पोसेस एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ पेरेंटल डीएनए। ये क्या हो जाएगा? नॉट, ठीक है। जो क्लोन होता है वो अपनी पेरेंट बॉडी से सिमिलरिटी क्रिएट करता है, ठीक है। ओके, जो न्यू ऑर्गेनिज्म होगा जिसे हम क्लोन बोल रहे हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू वो सिमिलरिटी क्रिएट करेगा अपने पेरेंट से, ठीक है। लेकिन इसमें क्या दे रखा है? कैन नॉट, कौन सा नहीं है? तो ऑफस्प्रिंग डू नॉट पोसेस एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ पेरेंटल डीएनए इज नॉट करेक्ट, ठीक है। बाकी सारे देख लेते हैं। डीएनए ऑफ ओनली वन पेरेंट इज कॉपीड एंड पास्ड ऑन अ ऑफस्प्रिंग, करेक्ट। नेक्स्ट, ऑफस्प्रिंग आर फॉर्म्ड एट अ डिफरेंट टाइम, बिल्कुल सही है, ठीक है, कि डिफरेंट टाइम में भी कभी भी फॉर्म्स हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, डीएनए ऑफ पेरेंट्स एंड ऑफस्प्रिंग आर कंप्लीटली डिफरेंट टू द ऑफस्प्रिंग आफ्टर फ्यूजन द ऑफस्प्रिंग दस फॉर्म डू नॉट पोसेस एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ पेरेंटल डीएनए। तो ये भी क्या है? करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो हमारा मेन आंसर क्या हो जाएगा? क्योंकि इसमें दो चीजें मिल रही हैं। पहला क्या है कि डीएनए मतलब फ्यूज, जब पेरेंट्स जो है वो फ्यूज होके फिर उसके बाद फर्टिलाइजेशन करके तब आफ्टर जो ऑफस्प्रिंग फॉर्मेशन होता है वो क्या होता है? उसमें क्या होगा? डीएनए जो होगा वो एग्जैक्ट कॉपीज नहीं बनाएगा, क्योंकि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है कि वो वन बॉडी से ही फॉर्मेशन हो जाता है ऑफस्प्रिंग का, ठीक है। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? दो पेरेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है जिसके कारण आपका न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बात करें तो वो एग्जैक्ट कॉपीज नहीं देता, ठीक है। लेकिन हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो वो एग्जैक्ट कॉपीज देता है, ठीक है। तो क्लोन क्या बोला है कि क्लोन होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। और इसमें पूछ रहा है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस की जा सकती है। तो ऑफस्प्रिंग डू नॉट पासेस एग्जैक्ट कॉपीज पेरेंटल डीएनए। तो मतलब जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें क्या होता है? ऑफस्प्रिंग सिमिलरिटी नहीं प्रोड्यूस करता है, ठीक है, अपने पेरेंट्स डीएनए से, ठीक है। तो 8 का आंसर क्या हो जाएगा? ए, ठीक है। ए इज अ करेक्ट आंसर। तो 9 नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज द बेस्ट स्ट्रेटेजी फॉर प्लांट्स। तो प्लांट में ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की स्ट्रेटेजी क्या होती है? सबसे पहले बात करते हैं दैट आर वेल अडेप्टेड टू देयर स्टेबल एनवायरनमेंट, बिल्कुल सही है, ठीक है। सेकंड क्या है? एज अ विंटर अप्रोचेस, तो विंटर रिक्वायर्ड नहीं क्योंकि समर सीजन भी आता रहता है, ठीक है। नेक्स्ट, व्हेन न्यू जीन्स मस्ट बी इंट्रोड्यूस, तो न्यू जीन की भी रिक्वायरमेंट नहीं होती, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, दैट हैव अंडरग्राउंड स्टेम, बिल्कुल गलत है क्योंकि अंडरग्राउंड स्टेम इज नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है, क्योंकि ये पर्टिकुलर किसी भी कैरेक्टर पे डिपेंड नहीं करता है। पहला इज अ करेक्ट, क्योंकि जो इसमें क्या लिखा है कि स्टेबल इन्वायरमेंट होना चाहिए, ठीक है। तो इन्वायरमेंट जो कैरेक्टर है वो बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है, ठीक है। ओके, तो सेक्सुअल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए केवल यही ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, बनाना फ्रूट्स आर सीडलेस बिकॉज। तो अगर हम बात करें बनाना की, तो बनाना क्या होता है? रैपिडली ग्रो होता है, ठीक है। एंड सबसे पहले बात कर ले पहला पॉइंट की, ऑक्सीजन आर स्प्रेड फॉर रैपिड डेवलपमेंट ऑफ अ फ्रूट, तो ये नहीं हो सकता, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? वेजिटेटिव प्रोपगेशन ऑफ प्लांट, तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन ऑफ प्लांट भी नहीं हो सकता, मतलब उसके कारण ये सीडलेस नहीं होता, ठीक है। थर्ड क्या है? दे आर ट्रिप्लॉइड प्लांट, क्या है? ट्रिप्लॉइड प्लांट होता है, इसलिए ये मतलब सीडलेस होता है, ठीक है। ओके, क्या होता है? सीडलेस होता है, मतलब कि पार्थिनोकार्पी सीड होती है, इसलिए इसे क्या बोला गया? ट्रिप्लॉइड प्लांट, ठीक है। तो दे आर अ ट्रिप्लॉइड प्लांट इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट फोर्थ क्या है? फ्रूट आर आर्टिफिशियली राइपिन,
ये भी मतलब ये भी करेक्ट नहीं है, ठीक है। ओके, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 10 का सी, दे आर अ ट्रिप्लॉइड प्लांट। ओके, नेक्स्ट देखिए आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। पहला देख लेते हैं कौन सा इनकरेक्ट है, उसको चूज करते हैं, ठीक है। पहला देखते हैं, इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन द ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस्ड आर मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली आइडेंटिकल टू द पेरेंट। तो ये तो करेक्ट है, ठीक है। इसमें हमने ये पूरी क्या है डेफिनेशन है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की क्या है डेफिनेशन है, तो ये तो पूरी करेक्ट है, ठीक है। क्योंकि जो पेरेंट्स होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से मतलब जो पेरेंट्स होते हैं वो क्या होता है, उनकी जो ऑफस्प्रिंग होती है वो जेनेटिकली भी आइडेंटिकल होती है एंड मॉर्फोलॉजिकल भी आइडेंटिकल होती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, जूस्पोरा सेक्सुअली रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। गलत, बिल्कुल गलत, क्योंकि जूस्पोर क्या होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आता है, ठीक है। ओके, जूस्पोर जो है वो किसका पार्ट है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का है, इसलिए वो सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव का स्ट्रक्चर नहीं है, ठीक है। तो यही हमारा आंसर करेक्ट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर पूछा गया है कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या हो जाएगा बी, ठीक है। उसके आगे हमें पढ़ने की जरूरत ही नहीं। नेक्स्ट हम 12th क्वेश्चन के बारे में देख लेते हैं। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड फाइंड आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। यहाँ भी हमें इनकरेक्ट के बारे में पूछा गया है। पहला क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अ कॉमन अमंग सिंगल सेल्ड organism and in plants and animal with relatively complex organization। अगर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन की बात करें कि मतलब कि जो सिमिलरिटी शो नहीं होती है, तो इसमें ये जो ऑप्शन है वो बिल्कुल गलत है, ठीक है। ओके, क्यों, क्योंकि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो अपना सिमिलरिटी शो करता है, ठीक है। ऑफस्प्रिंग में सिमिलरिटी शो करता है पेरेंट्स से, प्लांट्स हो या फिर एनिमल हो। लेकिन अगर हम उनके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो उसमें क्या होता है, वो सिमिलरिटी नहीं प्रोड्यूस करते, ठीक है। तो यहाँ पर उन्होंने एसेक्सुअल के बारे में बोल दिया ये कि वो सिमिलरिटी प्रोड्यूस नहीं करते, तो इससे ये क्या हो जाएगा, ये इनकरेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, in the east the division is unequal and small birds are produced that remain attached initially to the parent cell which eventually gets separated and mature seed new is organism cells। तो ये भी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ईट्स का डेवलपमेंट किससे होता है, बर्ड्स के थ्रू, बर्ड्स के फॉर्म में दिखाई देता है इससे, ठीक है। तो ये भी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज आल्सो अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ये भी जो है हमारा करेक्ट आंसर है, क्योंकि वेजिटेटिव की जो कैरेक्टर्स हैं वो हमें एसेक्सुअल में भी मिलते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम ये बोल सकते हैं वेजिटेटिव इज अ सिमिलरिटी टू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, while in animals and other simple organisms the term vegetative reproduction is used unambiguously, in a plant the term asexual reproduction is frequently used। एनिमल में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है, और प्लांट में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो ऐसे तो बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि इसमें ये क्या होता है, अपोजिट चीजें होती हैं। क्योंकि प्लांट्स में क्या होता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, और अगर एनिमल की बात करें तो वहां पर क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। जहां तक ये सारी चीजें क्या है, मोस्टली है, ठीक है। ओके, तो इस तरीके से हमारे ये जो डी एंड ए एंड डी जो है वो इनकरेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन में हमारा ए जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्या हुआ, ए एंड डी जो है वो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है। नेक्स्ट 13 क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। व्हाट इज द कॉमन बिटवीन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एंड एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस मैंने पढ़ा था, ठीक है। तो उसके बारे में क्या था कि बोथ प्रोड्यूस प्रोजेनी आइडेंटिकल टू द पेरेंट, मतलब कि जो प्रोजेनी प्रोड्यूस होता है वो अपने पेरेंट से सिमिलर होता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में देख लेते हैं। Why sexual reproduction is sometimes disadvantage। जो आपके asexual reproduction के disadvantage है उसके बारे में देख लेते हैं, उनके मतलब वो क्या क्या है। तो सबसे पहले क्या है, इट अलाउज एनिमल दैट डू नॉट मूव अराउंड द प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग विदाउट फाइंडिंग मेट्स। ये इसका क्या एडवांटेज है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इट अलाउज एन एनिमल टू प्रोड्यूस मैनी ऑफस्प्रिंग क्विकली। तो ये भी क्या है, ये भी एडवांटेज है। नेक्स्ट देखिए, इट सेव्स द टाइम एंड एनर्जी ऑफ गैमेट्स प्रोडक्शन। पहली बात ये कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें गैमीट का फॉर्मेशन नहीं होता, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट देखिए, इट प्रोड्यूस जेनेटिकली यूनिफॉर्म पॉपुलेशन। तो ये डी इज ऑप्शन करेक्ट, क्योंकि जो मतलब इससे जो भी है ऑर्गेनिज्म या फिर ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं वो क्या होते हैं, जेनेटिकली सेम होते हैं, ठीक है। तो 14 का आंसर क्या हो जाएगा, डी, ठीक है। तो डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं 15 क्वेश्चन की। मैच द कॉलम फर्स्ट एंड कॉलम सेकंड। जो इस टाइप के क्वेश्चन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये इस टाइप के ही क्वेश्चन अभी नीट में पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो इसके बारे में देख लेते हैं। पहला क्या है, एनिमल विच गिव बर्थ टू यंग वंस
तो एनिमल विच गिव बर्थ टू यंग वंस, मतलब एनिमल जब यंग वंस को प्रोड्यूस करता है तो वो किस में होता है, ठीक है। इस टाइप के जो एनिमल्स होते हैं, मतलब कि जो अपने यंग वंस को प्रोड्यूस करते हैं बर्थ के थ्रू, तो इस टाइप के एनिमल क्या होता है, विवी पैरस होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं, विवी पैरस होते हैं। जबकि ओवी पैरस का मतलब अगर बात करें तो वो एग प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। ओवी पैरस होते हैं वो एग प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट देखिए बी, एनिमल विच प्रोड्यूसेस बर्ड, तो उसमें क्या हो जाएगा, हाइड्रा, क्योंकि हाइड्रा में क्या होता है, बर्ड्स आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सी के बात करते हैं, एनिमल विच शोज रीजनरेशन, रीजनरेशन की प्रोसेस किसमें होती है, प्लेनेरिया में। ये सारे एग्जाम्पल मैंने पढ़ाए हैं क्योंकि ये सारे एग्जाम्पल जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो रीजनरेशन की प्रोसेस किसमें होती है, प्लेनेरिया में। तो सी का क्या हो जाएगा, सेकंड। एंड डी की बात करते हैं, प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो फ्रॉम द मदर। तो जो एम्ब्रियो, जिस तरीके से एम्ब्रियो प्रोड्यूस होता है वो किससे अटैच होता है, प्लेसेंटा से, ठीक है। ओके, उसी से ही क्या एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता रहता है, ठीक है, मदर में। और उसी प्लेसेंटा से क्या न्यूट्रिशन प्रोवाइड होता है एम्ब्रियो में। तो इस तरीके से हमारा क्या आंसर हो जाएगा, बी, क्योंकि वहां पर क्या है, ए का थर्ड एंड बी का फर्स्ट एंड सी का सेकंड, डी का फोर्थ। तो ये हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी, ठीक है। 15 का बी इज करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट हमारा चैप्टर क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। इसके बारे में देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी इन द लिस्ट गिवन बिलो आर डिप्लॉयड अ टिपिकल एंजियोस्पर्मिक प्लांट। ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें पूछा गया है कि जो डिप्लॉयड एंजियोस्पर्म जो प्लांट में जो डिप्लॉयड पार्ट प्रेजेंट होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको काउंट करके बताना है कि कितने डिप्लॉयड पार्ट है वो कौन कौन से हैं, ठीक है। और हैप्लॉइड क्या होता है, जिसमें एन टाइप क्रोमोसोम प्रेजेंट हो उन्हें क्या बोलेंगे, हैप्लॉइड। एंड 2n टाइप प्रेजेंट हो तो उसे डिप्लॉयड बोलेंगे, ठीक है। ओके, तो आंसर क्या हो जाएगा, 2n है, ठीक है। ओके, फिर इंडोथीसियम वो भी 2n है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एंटीपोडल सेल की। तो एंटीपोडल सेल क्या होता है, वो n होता है, ठीक है। प्रेजेंट क्या होता है, वो भी n के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। न्यूसेलस की बात करें तो न्यूसेलस जो होता है वो भी क्या, वो 2n होता है, ठीक है। नेक्स्ट इंटेग्यूमेंट की बात कर लेते हैं तो वो भी 2n होता है। नेक्स्ट अगर एंडोस्पर्म की बात करें तो वो क्या होता है, 3n होता है। तो इस तरीके से हमें टोटल मिल जाते हैं कितने, 5, ठीक है। 5 पार्ट जो होते हैं वो आपके एंजियोस्पर्म में मिलते हैं, ठीक है, डिप्लॉयड पार्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ऑफ एंजियोस्पर्म्स आर। तो मेल को क्या बोलते हैं, अगर प्लांट में जो मेल पार्ट की बात करें तो उससे क्या बोलते हैं, एंड्रोशियम। जबकि फीमेल पार्ट को बात करें तो उसको क्या बोलते हैं, गाइनोशियम, ठीक है। तो 2 का आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, फ्लावर इज अ हाईली मॉडिफाइड एंड कंडेंस रिप्रोडक्टिव शूट स्पेशली मीट फॉर। फ्लावर्स क्या है, एक सेक्सुअली रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ठीक है। ओके, तो इसलिए फ्लावर्स के बारे में बोला गया है कि फ्लावर्स से किस तरीके से डेवलपमेंट होता है। तो वो उसमें कौन सा रिप्रोडक्शन अलाउ होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। ओके, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ एंजियोस्पर्म यू विल प्रेफर विच कैरेक्टर एंड व्हाई। तो इसमें पूछा गया है कि एंजियोस्पर्म जो होते हैं उनको कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है, कैसे उनका आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं और किस तरीके से करेंगे। तो आपको जो फ्लोरल कैरेक्टर प्रेजेंट होते हैं, जब हमने आपको एनाटॉमी पढ़ाया था फ्लावरिंग की तो उसमें हमने पूरा पढ़ाया था कि 3 टाइप के हमारे एनसीईआरटी में फेबेसी हैं, उनके बारे में पढ़ाया था कि उसको किस तरीके से किसी भी एंजियोस्पर्मिक प्लांट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो फ्लोरल कैरेक्टर जो होते हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं, उन्हीं से आपको किसी भी प्लांट का आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, फ्लोरल कैरेक्टर बिकॉज दिस शोज अ वाइड रेंज ऑफ वेरिएशन इन अ डिफरेंट स्पीसीज, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 4 का डी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इन अ टिपिकल कंप्लीट बाइसेक्सुअल एंड hypogynous flowers the arrangement of floral hoods on a thalamus from the outermost to the innermost is। तो बाहर से लेकर अंदर तक के पूरे जो पार्ट्स होता है फ्लोरल पार्ट, उसको हम किस तरीके से अरेंज कर सकते हैं उसके बारे में पूछा गया है। तो पहला क्या होता है, कैलक्स, ठीक है, जो आउटर पार्ट होता है ग्रीन कलर का उसे क्या बोलते हैं, कैलक्स। फिर उसके बाद जो रेड कलर का होता है या फिर मतलब कोई भी मतलब कलर्ड पार्ट प्रेजेंट होता है उसको क्या बोलते हैं, कैरोला, ठीक है। नेक्स्ट हमारा अंदर साइड, फ्लावर के इनर साइड पर जाएंगे तो वहां पर हमें एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम मिलते हैं, ठीक है। तो बाहर से अंदर की तरफ को जो पूरा स्ट्रक्चर होता है फ्लावर का उसको इस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है, उसको इस बेस पे रखा जाता है। तो 5 का आंसर क्या हो जाएगा, ए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 6 के बारे में, प्रॉक्सिमल एंड ऑफ फिलामेंट ऑफ स्टेमन इज अटैच टू द। स्टेमन जो है फिलामेंट से अटैच होता है तो वो
किस पार्ट से अटैच होता है, तो थैलेमस से अटैच होता है। ठीक है, जब आप देखेंगे फ्लावर्स को तो फ्लावर में दिखेगा कि वो थैलेमस से ही आपका जो आपका स्टेमन है फिलामेंट से अटैच जो है वो आपके किससे अटैच होता है, थैलेमस या फिर पेटल से। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जनरली जनरेट। ठीक है, तो ये क्या होता है, सबसे पहले मतलब कि कौन सा आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, तो न्यू जेनेटिक कॉम्बिनेशन लीडिंग टू वेरिएशन। न्यू जेनेट जो मतलब सिमिलरिटी वाला जो ऑर्गेनिज्म है वो क्या है, वो प्रोड्यूस होता है। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, और उसके बाद उसमें क्या होता है, जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू कोई भी ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होता है तो उसमें कुछ ना कुछ वेरिएशन आता हुआ दिखता है। ठीक है, क्योंकि वो क्या होता है, अपनी पेरेंट्स बॉडी से सिमिलर नहीं होता। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, कुछ ना कुछ वेरिएशन दिखाई देता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 7 का डी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, तो ये जो क्वेश्चन है वो हमारा नीट का है और नीट 2013 में ये क्वेश्चन आ चुका है। नेक्स्ट देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ फ्लावरिंग प्लांट स्पोरोजिनस टिश्यू गिव राइज टू। फ्लावरिंग में जो स्पोरोजिनस टिश्यू मतलब जो स्पोरोजिनस से मिलकर बना होता है वो क्या होता है, माइक्रोस्पोर टेट्रॉड होते हैं। ठीक है, क्या होता है, माइक्रोस्पोर टेट्रॉड। जब उसे ब्रेक करते हैं तब आपके क्या होता है, जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो रिलीज हो जाते हैं। ठीक है, तो उन्हें क्या बोला गया, माइक्रोस्पोर टेट्रॉड। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, 8 का सी। ठीक है, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 9 की बात कर लेते हैं, एंथर ऑफ एंजियोस्पर्म जनरली कंपोज्ड ऑफ। जो आपका एंथर होता है वो किस, एंजियोस्पर्म में जो एंथर होता है वो किससे कंपोज होता है, तो आप पहले लिखा 1 स्पोरेंजिया, 2 एंड 3 एंड 4। तो आपके कितने स्पोरेंजिया प्रेजेंट होते हैं, 4। ठीक है, 4 स्पोरेंजिया से ही आपका एंथर जो है वो जनरली कंपोज होता है। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 10th नंबर, which type of dehiscence of anther is a found of a most of the angiosperm। तो अगर हम इनको बात करें कि एंथर जो होता है वो किस तरीके से हमें मिलता है, तो अगर हम जब उसे लॉन्जिट्यूडनली कट करते हैं तब हमें उसमें पूरी उसको बॉडी स्ट्रक्चर दिखाई देता है कि किसमें कितनी लेयर प्रेजेंट है। ठीक है, एंथर में कितनी लेयर प्रेजेंट है और उसके बाद उसमें पॉलन ग्रेन्स किस तरीके से मिच्योर हो रहे हैं वो सारी चीजें हमें दिखाई देती है। ठीक है, जब उसे लॉन्जिट्यूडनली हम ब्रेक करते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, 10 का बी। नेक्स्ट 11 की बात कर लेते हैं, अ टिपिकल एंजियोस्पर्म एंथर इज अ। तो एंथर के मैंने कैरेक्टर्स बताए थे, जैसे हमने पिछली क्लास में ह्यूमंस के टीथ के बारे में बताया था कि 3 पार्ट होते हैं, कौन कौन से होता है, थिकोडोंट, डाइफाइडोंट एंड हेटेरोडोंट। ठीक है, उसी तरीके से इसमें भी होता है कि एंजियोस्पर्म में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट प्रेजेंट होते हैं एंथर के। ठीक है, पहला क्या होता है, बाइलोब्ड होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट डाइथिकस होते हैं एंड टेट्रास्पोरेंजिएट होते हैं। ठीक है, ओके, अगर आप बाइलोब्ड है तो क्या होंगे, टेट्रास्पोरेंजिएट होंगे एंड डाइथिकस होंगे। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इसको आपको बहुत अच्छे से ध्यान करके रखना है। ठीक है, नेक्स्ट 12th की बात कर लेते हैं, अरेंजमेंट ऑफ 4 बॉल लेयर्स इन अ माइक्रोस्पोरेंजिया फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड इज एन फॉलो। तो इसमें पूछा गया जो आपका एंथर में जो 4 लेयर प्रेजेंट होती हैं उनको किस तरीके से अरेंज किया गया है। ठीक है, इसमें अरेंजमेंट की बात किस तरीके से बोली गई, अंदर से बाहर की तरफ। ठीक है, तो सबसे पहली लेयर कौन सी होती है, अंदर की बात करेंगे सबसे पहले, तो वो कौन सी होती है, टैपिटम होती है। ठीक है, जो कैपिटम जो होती है वो क्या होती है, पॉलन ग्रेन्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रही होती है। ठीक है, सबसे इनर लेयर होती है। फिर उसके बाद अगर बात करें तो मिडिल लेयर होती है। ठीक है, ओके, क्या होती है, मिडिल लेयर होती है जो कि टैपिटम के जस्ट बाहर वाली लेयर होती है। ठीक है, वो भी उसका वर्क क्या होता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। नेक्स्ट इंडोथीशियम, क्या इंडोथीशियम होता है, मिडिल लेयर के जस्ट बाहर वाली लेयर जो होती है वो इंडोथीशियम होती है और उसका वर्क क्या होता है, डिहाइसेंस में हेल्प करता है। ठीक है, ओके, फिर लास्ट में क्या होता है, एपिडर्मिस होता है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या उसको सीक्वेंस प्रोवाइड किया गया। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 12 का डी। नेक्स्ट 13 क्वेश्चन के बारे में देख लेते हैं, द माइक्रोस्पोर्स as they are formed are arranged in a cluster of 4 cells. The microspore tetrad, as the anther mature and dehydrate, the microspore dissociate from each other and develop into। जो आपकी टैपिटम प्रेजेंट होती है या फिर पोलन सैक प्रेजेंट होता है, जब वो बस्ट होता है तो पोलन ग्रेन्स रिलीज होता है डिहाइड्रेशन के प्रोसेस के बाद। तो इसमें क्या होता है, क्या क्या जनरेट होता है, पोलन ग्रेन्स जनरेट होते हैं एंड सेकंड क्या है, मेल गैमेटोफाइट जनरेट होता है। ठीक है, मेल गैमेटोफाइट का मतलब क्या है, पोलन ग्रेन्स से अंदर क्या होता है, मेल गैमेटोफाइट प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो उससे आपके गैमेट प्रोड्यूस होते हैं। तो पोलन ग्रेन्स एंड मेल गैमेटोफाइट का प्रोडक्शन होता है। तो बोथ ए एंड सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 14 की बात कर लेते हैं, pollen grains has a prominent two layered wall, the inner layer
तो अगर इनके स्ट्रक्चर की बात करें, जो लेयर प्रेजेंट होती है पॉलन में, ठीक है, पॉलन की जो लेयर होती है उसमें 2 लेयर होती है, एक होती है इंटाइन और दूसरी कौन सी होती है, एक्साइन, ठीक है। तो इसमें इनर वॉल की बात करी गई, मतलब कि इंटाइन की बात करी गई। तो एंटाइन जो होता है वो आपका सेलुलोज एंड पैक्टिन से बना होता है, ठीक है, जबकि बाहर वाली की बात करेंगे, एक्साइन की बात करेंगे, तो वो स्पोरोपोलिनिन से बना होता है, ठीक है। तो इसमें आपका उसके बाद क्या होता है, वो थीन होती है एंड कंटिन्यूअस। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बोथ ए एंड बी, मतलब कि मेड अप ऑफ सेल्यूलोज एंड पैक्टिन, एंड सेकंड क्या है, थिन एंड कंटिन्यूअस, ठीक है। तो ऑप्शन ऑफ 14 का क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट 15 की बात कर लेते हैं। व्हेन द pollen grains is mature it contains two cells, the vegetative cells and generative cells. The vegetative cell are, तो इसमें वेजिटेटिव सेल एंड जनरेटिव सेल के बारे में पूछा गया है। तो इसमें मेन किसके बारे में पूछा गया है, वेजिटेटिव सेल के बारे में। तो वेजिटेटिव सेल जो होता है वो क्या होता है, बिगेस्ट सेल होता है, ठीक है। पॉलन के बीज, पॉलन का जो पॉलन जो होता है वो 2 पार्ट में डिवाइड होता है। पहला क्या होता है, वेजिटेटिव, और दूसरा क्या होता है, जनरेटिव। तो वेजिटेटिव से क्या होता है, न्यूट्रिशन मतलब प्रोवाइड होता है गैमीट को, और जो जनरेटिव होता है वो क्या होता है, उससे 2 गैमीट का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको वेजिटेटिव सेल के बारे में पूछा गया है, तो क्या होता है, इज बिगर, ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्या है, स्पिंडल शेप्ड, तो ये नहीं हो सकता। थर्ड क्या है, हैज अबंडेंट फूड रिजर्व, मतलब क्या है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है गैमीट को। तो फिर उसके बाद डी क्या है, हैज अ लार्ज इरेगुलरली शेप्ड न्यूक्लियस, मतलब इरेगुलर शेप में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। तो ऑप्शन टोटली हमें कितने मिल गए, ए, सी एंड डी। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, 15 का बी, ठीक है, बी इज अ करेक्ट आंसर, ओके। नेक्स्ट हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर की बात कर लेते हैं। दिस इज थर्ड चैप्टर, ठीक है, इसके बारे में देख लेते हैं। इन द वर्टिब्रेट टेस्टिस ऑफ फॉर नरिशमेंट ड्यूरिंग स्पर्मियोजेनेसिस फॉर स्पर्मेटिड गेट अटैच टू, तो जो स्पर्मियोजेनेसिस होता है वो किससे अटैच होता है, आपका सर्टोली सेल से अटैच होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ईच टेस्टिस हैज हाउ मेनी टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, टोटल लोब्यूल्स की बात करेंगे तो वो कितने होते हैं, 250 लोब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, द मेल सल्फरी ग्लैंड्स इंक्लूड ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि प्रोस्टेट ग्लैंड भी प्रेजेंट होता है, एंड बल्बी यूरेथ्रल ग्लैंड एंड सेमिनल वेसिकल ऑल आर प्रेजेंट होते हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ अबव, दैट मींस डी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, द सर्टोली सेल्स आर फाउंड, सर्टोली सेल्स होता है वो क्या होता है, वो आपका जर्मिनल एपिथेलियम एंड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका डी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इन अ मेल पेनिस इज कवर्ड बाय लूज फोल्ड ऑफ स्किन कॉल्ड एज अ फोर स्किन, ठीक है। मतलब जो मेल पेनिस होता है वो किससे बना, वो किससे कवर होता है, फोर स्किन से। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, टेम्परेचर इज स्क्रोटम नेसेसरी फॉर स्पर्म फॉर्मेशन शुड बी, तो अगर उसके टेम्परेचर की बात करें, इनर साइड टेम्परेचर के टेस्ट के, तो स्क्रोटम का जो टेम्परेचर होता है जो कि स्पर्म के फॉर्मेशन में हेल्प करता है, तो उसका टेम्परेचर क्या होता है, 2 डिग्री सेंटीग्रेड, ओके, बिलो, ठीक है, 2 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे होता है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 2 डिग्री सेंटीग्रेड बिलो बॉडी टेम्परेचर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, क्रिप्टोकाइडिज्म इज, तो क्रिप्टोकाइडिज्म इज अ डिसीज एंड इसका मीन्स क्या था, अनडिसेंडेड ऑफ टेस्टिस इनटू स्क्रोटम, टेस्टिस जो स्क्रोटम होता है वो क्या होता है, प्रॉपर वर्क नहीं कर पाता, जिसके कारण क्रिप्टोकाइडिज्म डिसीज हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ट्यूबुलर रेक्टाई ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स ओपन इनटू, तो अगर हम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स की बात करें तो वो किससे ओपन होता है, आपका रेटिटेस्टिस से ओपन होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग फोर स्टेटमेंट ए टू डी, सेलेक्ट द ऑप्शन व्हिच इंक्लूड्स ऑल द करेक्ट वंस ओनली। Each testicular lobules contain one of the 3 highly coiled seminiferous tubules in which sperm are produced. This is the correct. Okay. B की बात कर लेते हैं, Sartorius is under meiotic division finally leading to sperm formation. This is a wrong. ठीक है, क्योंकि इसमें क्या होता है, Sartorius जो होता है वो नरिश करने का वर्क करता है, ठीक है, ओके, स्पर्म को नरिश करने का वर्क करता है, और उसके बाद इसमें क्या उद्धर रखा है कि स्पर्म का फॉर्मेशन करता है, तो इस स्टेटमेंट आर रॉन्ग, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, the region outside the seminiferous tubules called the interstitial space and contain small blood vessels, leading cells and some immunological competent cell. तो ये भी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, द स्क्रोटम हेल्प इन मेंटेनिंग द लो टेम्परेचर ऑफ द टेस्ट नेसेसरी फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस, मतलब क्या है कि लो टेम्परेचर पे आपका स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, जिसे हम स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस बोलते हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए एंड सी और डी, ठीक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, 9 का डी ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, कॉमन डक्ट फॉर्म्ड बाय द यूनियन ऑफ अ वॉस डिफरेंस एंड डक्ट ऑफ सेमिनल वेसिकल्स, तो जो सेमिनल वेसिकल्स जहाँ पर प्रेजेंट होता है उसको क्या बोलता है, इजैकुलेटरी डक्ट बोलते हैं, ठीक है।
तो इज इजैकुलेटरी डक्ट में ये आपके ये सारे पार्ट आ जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं 11th क्वेश्चन की। एसेसरी ग्लैंड्स ऑफ अ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स आर, तो जो एसेसरी ग्लैंड्स में जो भी ग्लैंड्स आते हैं उनमें वो कौन कौन से होते हैं? पहली होती है प्रोस्टेट ग्लैंड्स, नेक्स्ट कार्पर्स ग्लैंड एंड सेमिनल वेसिकल्स। ये 3 ग्लैंड जो होती हैं वो आपके एसेसरी ग्लैंड्स में आती है, ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। नेक्स्ट 12th की बात करते हैं। स्पर्म्स आर स्टोर्ड इन नर्स इनसाइड, तो स्पर्म जो होते हैं वो स्टोर कहाँ पर रहते हैं? एपिडाइडमिस में, ठीक है। समटाइम्स के लिए जो होते हैं समटाइम्स के लिए एपिडाइडमिस में स्टोर होते हैं, जहां पर उनको मतलब नरिशमेंट प्रोवाइड होता है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा 12th का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है रोल ऑफ लीडिंग सेल्स ऑफ टेस्टिस, तो जो उसमें पूछा गया है कि लीडिंग सेल्स का वर्क क्या होता है? सिंथेसिस ऑफ अ टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, जो लीडिंग सेल होता है वो क्या होता है? हार्मोन सीक्रेट करता है। कौन सा हार्मोन होता है? टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। तो टेस्टोस्टेरोन जो होता है हार्मोन का सिंथेसिस करता है लीडिंग सेल, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं व्हाट डिफरेंस अराइज फ्रॉम, जो वॉस डिफरेंस होता है मतलब जो आपका एपिडाइडमिस होता है उसके 3 पार्ट होते हैं, जिससे आपका वॉस डिफरेंस जो होता है वो ज्वाइंट होता है, ठीक है। उसमें पूछा गया कि वॉस डिफरेंस जो है वो एपिडाइडमिस के कौन से पार्ट से अटैच होता है? तो सबसे नीचे जो क्वाडा पार्ट प्रेजेंट होता है उससे आपका वॉस डिफरेंस अराइज होता है, ठीक है। नेक्स्ट 15 क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। एपिडाइडमिस इज तो इसमें सबसे पहले पॉइंट क्या है? नेटवर्क ऑफ साइनस बिटवीन अ सेमिफेरस ट्यूब्यूल्स एंड अ वॉस डिफरेंस, या ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट पॉइंट देखिए इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर बिटवीन रेटिनस एंड वॉस डिफरेंशिया, ये भी बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट देखिए अ लॉन्ग कॉइल्ड ट्यूब बिटवीन अ वॉस डिफरेंशिया एंड अ वॉस डिफरेंशिया, तो जो एपिडाइडमिस होता है वॉस डिफरेंशिया एंड वॉस डिफरेंशिया के बीच का पार्ट होता है। तो जो 15 का ऑप्शन सी है वो बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। तो ये टोटल हमने 15 क्वेश्चन डिस्कस किए और फिर देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर के बारे में। नेक्स्ट क्या है? रिप्रोडक्टिव हेल्थ, इसके बारे में देख लेते हैं। इसमें ही फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी कंसीडर्ड एज एन एडवांटेज ऑफ एमनियोसेंटेसिस, तो एमनियोसेंटेसिस जो प्रोसेस है इसको क्यों बैन किया गया है? इसका एडवांटेज क्या है? डिटर्मिनेशन ऑफ अ सेक्स टू अबॉर्ट फीमेल फीटस, तो फीमेल फीटस के क्या होता है उसको डिटरमाइन कर लिया जाता था, जिसके कारण उसकी डेथ कर दी जाती थी। इसके कारण क्या है? एमनियोसेंटेसिस जो प्रोसेस उसको बैन कर दिया गया गवर्नमेंट के थ्रू, ठीक है। नेक्स्ट देखिए पॉपुलेशन ग्रोथ रेट डिपेंड्स अपॉन, तो पॉपुलेशन की जो ग्रोथ रेट है वो किस पे डिपेंड करती है? आपकी डेथ रेट पे भी एंड बर्थ रेट पे भी एंड एज सेक्स रेशियो, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दिस, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ इज इन सोसाइटी कैन बी इम्प्रूव्ड बाय, रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में जो नॉलेज है आपके कंट्री में उसको कैसे इंप्रूव किया जा सकता है सोसाइटी में? तो सबसे पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ सेक्स एजुकेशन इन स्कूल, बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्या है? इंक्रीज मेडिकल असिस्टेंस, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट थर्ड देखते हैं अवेयरनेस अबाउट कॉन्ट्रासेप्शन एंड एसटीडीएस, तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्या है? इक्वल अपॉर्चुनिटीज टू मेल एंड फीमेल चाइल्ड, ओके। नेक्स्ट देखते हैं बैन इन एमनियोसेंटेसिस, तो दिस इज अ करेक्ट आंसर पॉइंट। एंड नेक्स्ट देखिए इनकरेजिंग मिथ्स एंड मिसकंसेप्शन, तो ये क्या, ये जो ऑप्शन है वो जो लास्ट ऑप्शन है ये बिल्कुल ये नहीं हो सकता, ठीक है, ओके। इसमें मिथ्स जो है वो इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन जो हमें मिले कि जो मतलब जो सोसाइटी को इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ फिफ्थ जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? 3 का सी इज अ करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ के बारे में देख लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन रिप्लेसमेंट लेवल इन द नंबर ऑफ is the number of children a couple must produce or replace themselves so as to maintain population at a zero growth level. The value of replacement level for development countries is, तो अगर हम पॉपुलेशन के ग्रोथ रेट की बात करेंगे तो उसका लेवल क्या हो गया है इस टाइम पे? तो 2.1% हो गया है, ठीक है, ओके। जो आपके कंट्रीज में डेवलपमेंट का परसेंटेज है वो क्या होगा? 2.1%, ठीक है। नेक्स्ट देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग डिफाइंस द स्टेज ऑफ अ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, तो किस तरीके से हम पॉपुलेशन को मेंटेन कर सकते हैं कि जब मेंटेन कैसे रख सकते हैं कि जब डेथ रेट एंड बर्थ रेट जो होगा वो इक्वल होगा तभी आपका क्या है मेंटेन हो पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है बर्थ रेट इज हायर देन डेथ रेट, गलत,
ठीक है। नेक्स्ट देखिए डेथ रेट इज हायर देन बर्थ रेट, बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्या है, बर्थ रेट एंड डेथ रेट आर इक्वल, दैट्स वेरी दिस इज अ करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, 5 का सी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए India was amongst the first countries in the world in initiated action plans to program at a national level to attain a reproductive health. This program called as a family planning were initiated in a year in India. तो फैमिली प्लानिंग जो प्रोग्राम है उसको कब रिलीज किया गया गवर्नमेंट के थ्रू, तो वो आपका इंडिया में 1951 में रिलीज किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट देखिए ऑल द फॉलोइंग आर यूजेस ऑफ एमनियोसेंटेसिस, व्हाट वन इज अ मिस यूज, विच वन इज अ मिस यूज। तो इसमें ये ऑप्शन, इसमें मतलब मेन हमारा जो एमनियोसेंटेसिस है वो क्यों बैन किया गया, क्योंकि वो क्या जो फीमेल चाइल्डहुड फीमेल फीटस है उसको क्या उनको आइडेंटिफाई कर पा रहे थे, ठीक है। ओके, आइडेंटिफाई करने के बाद वो उनकी डेथ हो जाती थी। तो इस तरीके से एमनियोसेंटेसिस क्यों बैन किया गया, क्योंकि उसका क्या है मिस यूज होने लगा था, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, इट इज डन टू एग्जामिन द सेक्स ऑफ अ फीटस लीडिंग टू इंक्रीज इन फीमेल फिटिसाइज, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा 7 का डी, ठीक है, डी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी टेकन एज अ कैरेक्टरिस्टिक डेमोग्राफिक फीचर्स ऑफ द डेवलपिंग कंट्री। तो इसमें पूछा गया कि कंट्री को किस तरीके से आप मतलब उनको नॉलेज देके किस तरीके से आप उस कंट्री को डेवलप कर सकते हैं, ठीक है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए। तो पहला क्या है, हाई फर्टिलिटी रेट, दिस इज अ करेक्ट पॉइंट। एंड सेकंड क्या है, वेरी यंग एज डिस्ट्रीब्यूशन, ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। रैपिडली राइजिंग मोर्टेलिटी रेट, तो ये भी मतलब ये रॉन्ग है, ठीक है। उसका क्या है, मोर्टेलिटी कर रहा है, जितना मोर्टेलिटी होगी वो हमें पॉपुलेशन को इक्वल कैसे बनाना है कि डेथ रेट एंड बर्थ रेट जो है वो इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पर इन्होंने क्या बोला है कि जो मोर्टेलिटी रेट है वो रैपिड होना चाहिए, तो ये भी क्या है बिल्कुल रॉन्ग है। नेक्स्ट सी क्या है, वेरी यंग इज डिस्ट्रीब्यूशन, दिस इज द करेक्ट पॉइंट। एंड डी रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ, दिस इज द करेक्ट। एंड नेक्स्ट क्या है, रैपिड फॉलिंग मोर्टेलिटी रेट जो है वो हमारी इस ऑप्शन के लिए करेक्ट है, ठीक है। तो ऑप्शन हमारे क्या हो जाएंगे, ए सी एंड डी ई, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा करेक्ट कौन सा हो जाएगा, 8 में आपका बी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कॉन्ट्रासेप्टिव सहेली जो में देख लेते हैं, ब्लॉक्स एंड स्टोरन रिसेप्टर्स इन द यूटेरस प्रिवेंटिंग एग्स फ्रॉम गेटिंग इम्प्लांटेड। तो ये जो होता है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है, करेक्ट पॉइंट है। नेक्स्ट क्या है, इंक्रीज द कॉन्ट्रासेप्शन ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रिवेंट ओवुलेशन इन अ फीमेल, दिस इज अ रॉन्ग। एंड नेक्स्ट देखिए इज एन आईयूडी, तो ये भी बिल्कुल गलत है, ठीक है, क्योंकि सहेली कॉन्ट्रासेप्टिव की बात करी जा रही है। नेक्स्ट क्या है, इट इज अ पोस्टल क्वाइटल इंटरसेप्टिव, तो ये भी बिल्कुल रॉन्ग है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए, ठीक है, 9 का ए इज करेक्ट आंसर। ये भी नीट का क्वेश्चन है, 2018 में आया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, इन अ कॉन्टेक्स्ट ऑफ एमनियोसेंटेसिस व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट के बारे में बोला गया कि एमनियोसेंटेसिस के अकॉर्डिंग वो कौन सा स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है। It is usually done when a woman is between 14 to 16 weeks pregnant। तो ये करेक्ट नहीं है, इनकरेक्ट पूछा गया है, ठीक है। तो ये क्या है, इसके बारे मतलब इसके अकॉर्डिंग एमनियोसेंटेसिस के बारे में कौन सा इनकरेक्ट है, तो ये स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट बी की बात कर लेते हैं, इट इज यूज फॉर पेरेंटल सेक्स डिटर्मिनेशन, तो ये भी मतलब करेक्ट है। नेक्स्ट है इट कैन बी यूज फॉर डिटेक्शन ऑफ अ डाउन सिंड्रोम, तो मतलब कि क्या है, एमनियोसेंटेसिस का यूज क्यों किया जाता है, क्योंकि डिसीजेस जो फीटल में हो रही है उसको आइडेंटिफाई किया जा सके, ठीक है। तो ये ऑप्शन भी करेक्ट हो गया क्योंकि जो डिसीज क्या है, डाउन सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम इज अ डिसीज, तो इसको भी आइडेंटिफाई करने के लिए ही एमनियोसेंटेसिस किया जाता था, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इट कैन बी यूज फॉर डिटेक्शन ऑफ अ क्लिफ्ट पैलेट, क्लिफ्ट पैलेट को डिटर्मिनेशन नहीं किया जाता, ठीक है, एमनियोसेंटेसिस के प्रोसेस यूज करके। तो इस तरीके से हमारे 10 का जो ऑप्शन है वो क्या है, डी, डी क्या है, इनकरेक्ट है, ठीक है, एमनियोसेंटेसिस के लिए। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी डिटेक्टेड इन अ डेवलपिंग फीटस बाय एमनियोसेंटेसिस। तो कौन कौन से जो डिसीज है उनको आइडेंटिफाई किया जाता है एमनियोसेंटेसिस के प्रोसेस से। तो पहला क्या है, जॉन्डिस, ठीक है। जॉन्डिस जो है वो बिल्कुल रॉन्ग है, ठीक है, क्योंकि ये जो है वो बाइल के सिक्रीशन के कारण होता है। और जो डिसीज कौन सी है, तो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, इसको आइडेंटिफाई किया जा सकता है। सेक्स ऑफ द फीटस, ये भी आइडेंटिफाई किया जा सकता है। डाउन सिंड्रोम, ये भी आइडेंटिफाई किया जा सकता है, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें, जो नहीं आइडेंटिफाई किया जा सकता तो वो क्या है, जॉन्डिस, ठीक है। ये भी आपका नीट का क्वेश्चन है, 2013 में आया हुआ है, ठीक है।
नेक्स्ट देखिए, द एवरेज नंबर ऑफ अ चिल्ड्रन दैट वुड बॉर्न टू अ फीमेल ड्यूरिंग हर लाइफ टाइम इज कॉल्ड। तो अगर हम इनके मतलब पूरे लाइफ टाइम की बात करें, चाइल्ड की जो नंबरिंग होती है उसको एवरेज किस तरीके से करा जा सकता है फीमेल में, तो वो क्या होता है, पहला क्या है मोर्टेलिटी, दूसरा क्या है बर्थ रेट, एंड थर्ड क्या है पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, एंड फोर्थ क्या है टोटल फर्टिलिटी रेट। ठीक है, तो इसी तरीके से आप वो चिल्ड्रन के एवरेज नंबर को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, किसको यूज करके, टोटल फर्टिलिटी रेट के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो 12th का आंसर क्या हो जाएगा, डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी इंक्लूडेड अंडर नेचुरल मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल। तो बर्थ कंट्रोल को करने के कई सारे मेथड है। पहला क्या है रिदम मेथड, and coitus interruptus, and C क्या है lactational amenorrhea, and fourth क्या है all of these। तो all of these is the correct answer, क्योंकि ये सब क्या है जो बर्थ कंट्रोल के नेचुरल मेथड है वो ये तीनों ही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस आल्सो प्रोटेक्ट अगेंस्ट सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज। तो ऐसी कौन से कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस है जो कि हमें सेक्सुअली एसटीडी से प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, पहला क्या है फैम शील्ड, दूसरा स्पॉन्ज, एंड थर्ड क्या है आईयूडी, एंड फोर्थ क्या है LNC-20। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा फैम शील्ड, और फैम शील्ड जो है वो हमें प्रोटेक्ट करती है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज होने से। तो ये क्या है कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल कैन बी यूज्ड अंडर केमिकल मेथड फॉर कॉन्ट्रासेप्शन। तो कॉन्ट्रासेप्टिव में कौन कौन से मतलब कौन सा एसिड केमिकल मेथड के अकॉर्डिंग कौन से एसिड को यूज किया जाता है। ठीक है, कॉन्ट्रासेप्टिव में तो पहला क्या है लैक्टिक एसिड, सेकंड क्या है बोरिक एसिड, एंड सिट्रिक एसिड, एंड फोर्थ क्या है ऑल ऑफ दिस। तो जितने भी एसिड होते हैं वो क्या है केमिकली जो है वो इफेक्टिव होते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव में। ठीक है, तो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड में एसिड जो होता है वो इफेक्टिव होते हैं। तो इस तरीके से हमारे ये तीनों ही एसिड है, जैसे लैक्टिक एसिड हो गया, बोरिक एंड सिट्रिक, तीनों क्या एसिड है और तीनों ही कॉन्ट्रासेप्टिव में हेल्पफुल है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा आंसर क्या हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, दैट मीन्स 15 का डी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, तो टोटली हमने पूरे रिप्रोडक्शन के जो यूनिट है उसको हमने फिनिश कर लिया है, और इसमें जो फोर्थ चैप्टर है उसको उससे हमने जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको हमने डिस्कस किया। ठीक है, तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में हमारे नेक्स्ट 50 क्वेश्चन के साथ, हमारे नेक्स्ट यूनिट के साथ। तो तब तक के लिए थैंक यू।